हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? ऑप्शंस दिए, महाराणा कुंभा को, महाराणा मोकल को, महाराणा लाखा को या राव रणमल राठौड़ को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल की हत्या के बाद 1433 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक बने थे। इन्हें हिंदू सूत्रप्राण तथा अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक या राज्यारोहण कहां हुआ था? मेड़ता में, गोगुंदा में, मंडोर में या पाली में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था वो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था वो 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक रावचंद्र सेन भी शामिल था। जगमाल को राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बिठाया था। ये एक राजमहलों की एक क्रांति थी। उन्होंने क्या किया, जगमाल को गद्दी से हटाया और महाराणा प्रताप को सिंहासन पर आरूढ़ किया। इससे नाराज होकर जो जगमाल था वो बादशाह अकबर के पास चला गया था। तो महाराणा प्रताप का 2 राज्याभिषेक हुए हैं। पहला हुआ था, कहां हुआ था? वो गोगुंदा में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोगुंदा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। इनमें से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग या काशी। 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन 5 में से कौन से ऐसे राज्य थे जो इसमें सम्मिलित थे? तो मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी। ठीक है, इसके अलावा कौन से? इसके अलावा थे तोसली और स्वर्णगिरी। अंग और काशी नहीं थे। अंग और काशी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया था? मेहर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या भीमदेव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागभट्ट द्वितीय। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने 815 में दोबारा बनवाया था। इसे 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोबारा तोड़ दिया था। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, नागभट्ट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक क्रांतिकारी था जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या अग्रकर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। ये एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, गंगावरम बंदरगाह, ओखा बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगावरम बंदरगाह। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है। ये बंदरगाह भारत की सबसे गहरा बंदरगाह है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे वर्ष 2009 में यह खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
विशाखापट्टनम बंदरगाह, गंगावरम बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तूतीकोरिन बंदरगाह। जो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तूतीकोरिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? दुनिया का अगर सबसे गहरा बिंदु है वो कहाँ है? वो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना ट्रेंच के नाम से। लेकिन भारत का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सुंडागर्त, जावागर्त, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सुंडागर्त है। इसको पहले जावागर्त के नाम से जाना जाता था, यानी दोनों ये क्या है? ये एक ही नाम है, ठीक है, ये एक ही नाम है। तो ए और बी दोनों हैं। ये कहाँ? ये पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। और ये सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बिंदु है। कौन सा? सुंडागर्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, यह कथन है। कारण दिया हुआ, पियरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। कूट दिए हुए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कूट है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी है, कथन सही है तथा कारण गलत है। ऑप्शन डी है, कथन गलत है तथा कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन। पियरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, सत्य है। ये उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में स्थित है। पियरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। कनाडा में ग्रीष्मकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। पियरी प्रदेश के में वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तरी अमेरिका विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है। तो गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण पियरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वार का प्रभाव काफी अधिक है, सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पूर्व में मेघना नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उससे निकलती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये मेघना नदी है, ये बांग्लादेश, इसके बारे में हम बात करें तो बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनता है। यहाँ सुंदरी नाम के वन पाए जाते हैं, इस कारण से सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। इस डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका क्षेत्रफल 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1929, लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए थे। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह लक्ष्य क्या था? संपूर्ण स्वराज। कहां हुआ था? लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1929 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1929। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1942 में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि जब मैं नहीं रहूंगा तब वह मेरी भाषा बोलेगा। गांधी जी ने यहां वह शब्द किसको संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पर गांधी जी का काफी प्रभाव था। गांधी जी के विचारों और दूसरी कार्यशैली ने नेहरू को उनका समर्थक बना दिया था और गांधी जी भी उन्हें एक सच्चे न्यायी के रूप में देखते थे। इसलिए गांधी जी ने यह शब्द उनके लिए बोला था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 13 है, वैद्युतिक ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? जूल, वाट घंटा, किलोवाट घंटा या वाट सेकंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। ये कौन सा है? ये व्यावसायिक मात्रक है। तो वैद्युतिक ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो कौन सा है? किलोवाट घंटा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है अपेक्षाकृत क्रिस्टल में अंतरा परमाणु दूरी के। ऑप्शन डी, एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल पूर्णतया पारदर्शी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है, समान होती है, इसलिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा रहा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाता है तो वह कड़क जाता है, ठीक है ना, चटक जाता है, क्योंकि कांच के प्रसार का ताप गुणांक न्यून है, ऊष्मा का कुचालक है, अतः केवल भीतरी पृष्ठ प्रसार करता है। ऑप्शन सी है, इसका प्रसार ताप गुणांक उच्च है। ऑप्शन डी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्मा का कुचालक है अतः केवल भीतरी पृष्ठ प्रसार करता है। देखिए, इन पदार्थों की ऊष्मा चालकता का मान बहुत कम होता है। कौन कौन से हैं ये? कांच, लकड़ी आदि। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या फिर बहुत कम पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की, तो ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ये विद्युत के सुचालक की तरह काम करता है, लेकिन ऊष्मा के लिए यह कुचालक की तरह कार्य करता है। जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह कड़क जाता है, क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है अतः केवल भीतरी पृष्ठ प्रसार करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 या 6000? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? RH माइनस अगर पति का हो, RH माइनस पत्नी, RH माइनस पति, RH प्लस पत्नी, या RH प्लस पति, RH माइनस पत्नी, या RH प्लस पति और RH प्लस पत्नी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RH प्लस पति और RH पत्नी। अगर ये हो, ठीक है, तो इस अवस्था में गर्भपात हो सकता है। अब ये क्या होता है? देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात का कारण RH प्लस पति था RH माइनस पत्नी से होता है। लैंडस्टीनर ने 1940 में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे उन्होंने RH फैक्टर कहा। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा जिसमें रक्त RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। भारत में 97% लोगों में RH प्लस तथा 3% लोगों में RH माइनस पाया जाता है, जबकि यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस तथा 15% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। यदि पति में RH प्लस तथा पत्नी में RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती है। मनुष्यों में रक्त में भिन्नता RBC जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में या कोल्सिस्टोकाइनिन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त यकृत में निर्माण होता है एवं गॉल ब्लैडर में जमा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत में। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।